हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। इंस्टा लर्न सीरीज़ के अंदर जो आज अपन चैप्टर कवर करने वाले, यूनिट कवर करने वाले बेटा, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर आपका कवर हो जाएंगी। ये वीडियो बेटा एम्स पैरामेडिकल के बच्चों के लिए जो 13 तारीख को पेपर लिखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले हम डुअल नेचर के क्वेश्चन करेंगे, फिर एटम, फिर न्यूक्लियर और फिर सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर। पहला क्वेश्चन आपका, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ओकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन सर्टेन। आपको भी पता है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस टेक्स एट मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया आपको, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वाला ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही बात सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है सर, उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ना कि आपका इंटेंसिटी पर। तो हमारा इंटेंसिटी वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग, और आपका वेरी करेगी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो सर लिख लेते हैं कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है दैट इज़ योर एच न्यू माइनस फाई नॉट। प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिवन एज द स्ट्रेट हुज स्लोप। तो आपको स्लोप के बारे में पूछा है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सर वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट है माइनस फाई नॉट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा सर, स्लोप आएगा आपके पास एच के बराबर, जो कि कांस्टेंट है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसा हो गया आपका डी ऑप्शन इज द सेम फॉर ऑल मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, दैट इज योर डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन ऑफ टू फोटोन एनर्जी ट्वाइस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आपकी ऊपर से लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, उसके पास जो एनर्जी है वो ट्वाइस है उसके स्टॉपिंग वर्क फंक्शन के, और आपका जब दोबारा से हम उसी लाइट रे को एक के बाद एक, ठीक है, एक है ना, सक्सेसिवली आप जब उसको क्या कराते, फॉल कराते हो, तो पहली वाली एनर्जी होती है 2 फाई नॉट और दूसरी एनर्जी होती है आपके पास 10 फाई नॉट। सही बात सर। तो आपसे बोला है कि जो पहले केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और जो दूसरे केस में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उन दोनों का रेशो आप बताइए। तो आपको भी पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो हम पहली एनर्जी को E1 मान लेते हैं, दैट इज़ 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट। तो सर ये आ गया अपना फाई नॉट। दूसरी एनर्जी को सर अपन क्या मान लेते हैं, 10 फाई नॉट जो गिवन था माइनस फाई नॉट, तो सर ये आ गया 9 फाई नॉट। आप जब दोनों एनर्जी का रेशो करेंगे तो आप E1 बाई E2 जब लिखेंगे सर, तो ये बन जाएगा हाफ एम V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम V2 का स्क्वायर, दैट इज़ फाई नॉट डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ फाई नॉट, कैंसिलिंग आउट हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, सो दैट इज़ V1 बाई V2 होल स्क्वायर बिकम 1 बाई 9। तो अपन बोलेंगे सर V1 बाई V2 टेकिंग रूट बोथ साइड, सो इट बिकम V1 बाई V2 बिकम 1 बाय 3। विच ऑप्शन इज देयर सर, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर एंड सोडियम। देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर वर्क फंक्शन मेंशन है, ठीक है, और रेशो पूछा है आपका स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए तो बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, दैट इज़ V नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। अगर हम इस इक्वेशन को देखें और कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, तो हमारा जो स्लोप आता है सर वो ये आएगा, और इंटरसेप्ट जो है ये आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तो इसका स्लोप जो अपने पास आ रहा है वो h बाई ई आ रहा है। h और e दोनों का रेशो एक यूनिफॉर्म वैल्यू देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब h बाई ई चाहे सिल्वर हो चाहे सोडियम हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो दोनों का स्लोप हो गया h बाई एच बी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो विच ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन बाय। देखिए आपकी ऊपर से जो लाइट रे मेटल सरफेस पे गिरती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन किया गया है, और एच की वैल्यू भी दी गई है। तो ऊपर से जो लाइट आएगी वो एच न्यू रहेगी। अब इफ़ द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन, आपको इसका वर्क फंक्शन कितना गिवन किया है सर, 2.5।
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे से पूछी है, तो दैट हैज़ बिकम एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहाँ पे एच और न्यू की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। 4.14 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -15, ये अपने को एच की वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन आता है सर न्यू क्या लें, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज़ हमें दी गई है। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 6 × 10 टू द पावर 15 और एक दी गई है 9 × 10 टू द पावर 15। तो ओमेगा की वैल्यू जो है दैट इज़ 9 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 15, पर अपने को क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो दैट बिकम 9 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सही बात सर, इसको यहाँ रखूँगा, सो इट बिकम 9 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और माइनस करेंगे अगर हम इसमें से 2.5, इस पूरे को सॉल्व करके जो अपने पास आंसर आएगा बेटा वो आएगा 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने से क्या बोला है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटीरियल। सही बात सर, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो 1.5 टाइम्स है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ f0 सॉरी। व्हाट विल बी दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हैं सो इट बिकम्स 0.75 f0। माने तो अब जो नई फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इसका मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर आप इंटेंसिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा आपका 0, दैट इज़ सी ऑप्शन। और कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इंटेंसिटी की इंक्रीज़ करने पर तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, पर बेटा वो तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, मतलब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। सही बात सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे से बोला है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हो, पहली काइनेटिक एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, पहली जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो λ1 और बाद की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो λ2। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 2m काइनेटिक एनर्जी, तो मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो λ1 को अगर लिखूँगा सो दैट विल बिकम k, और अगर λ2 को लिखूँगा दैट विल बिकम √2k। सो इट मीन्स λ2 इज़ 1/√2 times of 1/√k and 1/√k is λ1, so that has become λ1/√2. So which option is there? 1/√2, that is your D option. सही बात सर। Moving to the next question. A photon and electron are accelerated to the same potential। बेटा देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, और रेशो पूछा है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का प्रोटॉन और एल्फा का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, आपका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ h/√2m EV। ठीक है, तो ये E ना होके चार्ज रहेगा, क्योंकि अब हम एक जनरल की बात करेंगे। सो दैट इज़ योर, अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ सर, सो इट बिकम h/√, अब क्योंकि 2 और v यहाँ कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे m टाइम्स ऑफ q, और ये भी किस किस का, दोनों के दोनों आप प्रोटॉन के लेके चलोगे। ऐसे लैम्डा ऑफ एल्फा पार्टिकल बिकम h/√of मास ऑफ एल्फा और चार्ज ऑफ एल्फा। बिल्कुल सही बात सर। जब आप दोनों का रेशो करोगे बेटा, तो हमें रेशो चाहिए λp दैट इज़ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एल्फा पार्टिकल। तो जब हम दोनों का रेशो करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन के आ रही है h डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय h ऑफ √ मास ऑफ एल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल। ये कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा एल्फा दैट हैज़ बिकम मास ऑफ एल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आप बच्चों को पता है कि एल्फ़ा जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन रहता है, और मास ऑफ एल्फ़ा पार्टिकल जो है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो λp/λα विल बिकम √ ट्वाइस, पहले चार्ज को लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन टाइम्स 4 टाइम्स मास ऑफ एल्फ़ा पार्टिकल, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन। कैंसिल आउट करूँगा बेटा, तो ये बनेगा λp/λα बिकम्स √8 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 2√2 डिवाइडेड बाय 1। विच ऑप्शन इज देयर? 2√2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज़ योर डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम एनर्जी बीइंग स्कैटर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ, अच्छा एक चीज़ देखिए, अल्फा पार्टिकल आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ को, न्यूक्लियस के में सारा का सारा आपका प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वो होल्ड करता है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अब एक दूसरे की तरफ को आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर एक इसमें जो एक डायग्राम या मैं बोलूँगा एक लाइन ऐसी दिखाई गई है जो कि उस न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट कर रही है, तो यही वाला बेटा आपका गलत ऑप्शन हो गया। सो दैट इज़ ओनली 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में बाल्मर रहती है, अल्ट्रावायलेट जो है वो लाइमन में रहती है, इंफ्रारेड पास्चन ब्रैकेट और पी फंड में रहती है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। आपसे बोला है अगले क्वेश्चन पे पढ़ते बेटा, एज वन कंसिडर ऑर्बिट विद हायर वैल्यूज ऑफ एन इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम। सिंपल सी बात हो गई, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, 1 से लेके आप इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो बेटा 1 पर होती है एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी पर होती है एनर्जी, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ऊपर की तरफ जाते समय मेरी एनर्जी बढ़ रही है, दैट इज़ बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन दी अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस। अच्छा देखिए, आपका अल्ट्रावायलेट रीजन कौन सा रहता है सर, अभी आपने बोला था कौन सा जी, लाइमन सीरीज़ में, ठीक है। और लार्जेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से डी एक्साइट करके नीचे वाले में आए, तो 1 2, तो अगर 2 से 1 में आएगा तो उस टाइम पर सर हमारी जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम रहेगी, तो 1/λ बिकम्स आर 1/n1² माइनस 1/n2²। सो n1 इज़ 1² माइनस 2²। इसको सर अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3/4 टाइम्स ऑफ आर। बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आगे क्या बोला उसने, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नियरेस्ट टू द इंटीजर इज। देखिए, पास्चन ब्रैकेट और पी फंड तीनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या रहता है, इंफ्रारेड रीजन रहता है, तो हम पास्चन वाले केस को ले लेते हैं। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन आपका डी एक्साइट करेगा इन्फिनिटी से। तो अगर आपका इनफाइनाइट से थर्ड पोजीशन पे मतलब n=3 पर, तो उस टाइम पे सर हमारे पास वेवलेंथ रहेगी स्मॉलेस्ट, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/3² माइनस 1/∞²। सो दैट इज़ 1/λs इज इक्वल्स टू r/9। हमारे से जो रेशो पूछा है वो आपका बोला है, अच्छा रेशो नहीं पूछा इसमें, हमारे से स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछी है, तो हम लिख लेते हैं 1/λ/1/λs इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय r/9। इसको अगर सर हम सॉल्व करते हैं सो इट बिकम 27/4 और λs/λl बिकम 27/4। तो अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सर तो λs बिकम्स 27/4 टाइम्स ऑफ λl। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, दैट इज़ 122। इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट हैज़ बिकम 823 नैनोमीटर, दैट इज़ बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। देखिए, हर एक्साइटेड स्टेट की जो हाइड्रोजन एटम में है वो एनर्जी होती है -13.6, उसको आप n² से डिवाइड करते रहिए, ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो अगर इसमें इसने बोला है हमारे से रेशियो ऑफ एनर्जी फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड, तो ये तो हो गया 1 ग्राउंड स्टेट, n2 जो है सर वो फर्स्ट एक्साइटेड है और n3 जो है सर वो सेकंड एक्साइटेड है। इस चीज़ में ध्यान रखना, कई बार बच्चे n1 को ही आपका फर्स्ट एक्साइटेड मान लेते हैं, वो ग्राउंड स्टेट होता है बेटा, उसके बाद आपका जो स्टेट आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेड रहेगा। सही बात सर। तो n2 पर और n3 पर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, दैट इज़ E1 इज इक्वल्स टू -13.6 2² और E2 कितना हो गया सर -13.6/3²। और हमारे से फर्स्ट का सेकंड से पूछा है, सो दैट इज़ E1 डिवाइडेड बाई E2, दैट इज़ -13.6 डिवाइडेड बाई 2² -13.6 डिवाइडेड बाई 3²। ये कैंसिल आउट हो गया, दैट हैज़ बिकम 9/4। सो विच ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड एक्साइटेड। देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ लिखते हुए चल रहा हूँ, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। पहले मैं ग्राउंड स्टेट को लिख देता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड एंड दैट इज़ योर थर्ड एक्साइटेड। आप इसमें n की वैल्यू लिख लीजिए सर, तो ये n1 है, n2 है, n3 है और n4 है। तो उसने बोला कि थर्ड एक्साइटेड से जब इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड एक्साइटेड पे आता है तो उसकी वेवलेंथ λ1 है, और जब वो आपका सेकंड एक्साइटेड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आता है तो उसकी वेवलेंथ λ2 है। तो हम दोनों ही को कैलकुलेट करके रेशियो करना है। सो 1/λ1 इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² दैट इज़ 3² माइनस 4²। इसको सॉल्व करेंगे सर
तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 9 माइनस 16। इसको फर्दर सॉल्व करो सर, तो ये आ गया 144, 16 माइनस 9 बिकम 7। तो 1 अपॉन लैम्डा 1 की जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है 7r/144, पहली बात। दूसरी बात लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 2 कैसे निकालेंगे सर, इसमें तो एक्साइटेशन जो है वो सेकंड से फर्स्ट पर है, तो इसका मतलब 1r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये आ गया 1/λ2 इज इक्वल्स टू r दैट इज़ 1/4 माइनस 1/9। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं बेटा जी, तो ये r 36 ऊपर 5, सो 5/36। अब आपको रेशो किसका बनाना है, लैम्डा 1 का लैम्डा 2 से, तो मैं लिख लेता हूँ 1/λ2 डिवाइडेड बाय 1/λ1 दैट इज़ r टाइम्स ऑफ 5/36 डिवाइडेड बाय 7r/144। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 72, आपका ये गया कितना 9298, कैंसिल करेंगे सर 4 ऊपर जाएगा, सो लैम्डा 1/λ2 बिकम्स दैट हैज़ बिकम योर 20/7, r कैंसिल टू r, विच ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट, फॉर लोवेस्ट एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम एज शोन इन द फिगर। लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज योर लाइमन सीरीज, उसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन कितने होंगे, और जो यहाँ मैं फॉर्मूला आपका लिखने वाला हूँ बेटा ये सिर्फ लाइमन सीरीज़ के लिए ही है, दैट इज़ n-1/2 दैट इज़ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 4 से आपका जंप कर रहा है, सो दैट हैज़ बिकम 2, सो 2 टाइम्स ऑफ 3 बिकम 6, विच ऑप्शन इज देयर सर, दैट इज ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला बेटा आपका कि टोटल एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रॉन का, किसी टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम इन एन ऑर्बिट इज दिस मच। तो देखिए बेटा जी, तो हमारे को टोटल एनर्जी आपका इस क्वेश्चन में गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है बेटा वो हमारे पास होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। सही बात सर। तो यहाँ से अगर हम टोटल एनर्जी को माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखते हैं, सो दैट इज़ -3.4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दूसरा हमारे से क्या बोला है कि आपका सर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सर दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ -3.4, so that is PE is equals to -6.8 electron volt. So which option sir, C option. Moving to the next question, the ratio of the volume of nuclei with respective mass number 8 and 64. तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास जो हुआ आपका तो ये न्यूक्लियाई पे बेस्ड हुआ, तो आपका प्रिंसिपल क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ठीक, तो वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ फर्स्ट गिवन एंड मास नंबर ऑफ सेकंड गिवन। तो V1 बाय V2 बिकम्स 8 बाय आपका 64 बेटा। तो यहाँ से V1 बाई V2 अपने पास आ गया 0.125। सही बात सर, विच ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट विच लीव्स। देखिए बेटा, अगर वो न्यूक्लियर पार्ट में टूट रहा है 2 न्यूक्लियर पार्ट में, तो इंटरनल फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है, विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो। तो हम मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, ये ब्रेक कर गया 2 स्मॉलर पार्ट में, ठीक है, उसका एक का वेलोसिटी सर V1 ले लेते हैं, एक का वेलोसिटी V2 ले लेते हैं। सही बात, तो V1 बाई V2 अपने को कितना गिवन है सर, 2:1। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ से जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज मोमेंटम कांस्टेंट, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब हो गया m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका m1 बाई m2 का जो रेशो आ रहा है दैट इज़ V2 बाई V1, और V2 बाई V1 अगर यहाँ से निकालेंगे तो दैट हैज़ बिकम 1/2। तो मैं लिख लेता हूँ कि सर m1 बाई m2 बिकम्स 1/2। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई। तो हमारे से रिलेशन न्यूक्लियर रेडियाई में बोला है। तो एक चीज़ बताइए, न्यूक्लियर रेडियाई का कोई मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर रेडियाई जो है आपका वो आपका वॉल्यूम देगा, तो वॉल्यूम हो गया अपना कितना 4/3πr³। तो वॉल्यूम का रिलेशन है रेडियस के साथ, पर वॉल्यूम का रिलेशन आपका मास के साथ है। कैसे सर, भाई डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है न्यूक्लियस की, मतलब कि वो मास नंबर पे इंडिपेंडेंट होती है। आप किसी भी मास नंबर के न्यूक्लियाई को कंसिडर करोगे तो उसका सबका डेंसिटी सेम रहेगा, और डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है सर मास बाय वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूँ मास हो गया डेंसिटी वॉल्यूम, सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका 4/3 है तो इसका मतलब मास जो है वो 4/3πr³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
है, तो 4/3 पाई को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, बिल्कुल सही बात सर। तो इट बिकम्स m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, पहला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हमने बेटा आपका डायरेक्ट रिलेशन निकाल लिया है, तो मतलब अगर हम m1/m2 लिखेंगे सो दैट विल बिकम r1/r2। m1/m2 का रेशियो आप ऑलरेडी फाइंड करके बैठे हैं, दैट इज़ 1/2 इक्वल्स टू दैट इज़ r1/r3 की पावर 3, सॉरी r1/r2 की पावर 3। सो दिस हैज़ बिकम दिस मच। तो यहाँ से अगर अपन r1/r2 निकालेंगे सर, सो इट बिकम 1/2 टू द पावर 1/3। तो विच ऑप्शन सर? बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज़ अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बेटा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, है ना, तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अगर मास नंबर के साथ ग्राफ बनाते हैं तो अपना ग्राफ कैसा आएगा सर? कुछ ऐसा करके आपका ग्राफ आएगा। तो जो ये है यहाँ पर हीलियम रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं लिथियम रहता है, ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन के 2 आपके आइसोटॉप्स रहते हैं, फिर सल्फर, आयरन, इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ है जो आपको इसमें याद रखना होता है। बिल्कुल सही बात सर। अब हीलियम यहाँ पर मेंशन है, आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर स्टेबिलिटी के, तो जिसकी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहेगी तो उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। तो जो यहाँ पर ये शार्प पीक है हीलियम की, ये उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो विच ऑप्शन सर? बी ऑप्शन, की वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी जब एंटी न्यूट्रिनो और आपका पॉजिट्रॉन आए तो ये बीटा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और बीटा नेगेटिव में क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। जब कभी भी बीटा पॉजिटिव आता है तो आपका Z-1 और A रहता है कांस्टेंट, और कभी भी जब बीटा नेगेटिव आएगा सर तो Z+1 और A रहेगा आपका कांस्टेंट। सही बात सर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी कि बीटा पॉजिटिव आपका कब मिलता है और बीटा नेगेटिव कब मिलता है? बीटा नेगेटिव मिलता है आपका जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तब आपको बीटा पॉजिटिव मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि सर इसमें Z-1 और Z+1 होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिट्रॉन आया है तो इसका मतलब ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इसने एमिट किया होगा, तो इसका जो Z है वो -1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर में अपन -1 करेंगे, यहाँ जो गिवन एटॉमिक नंबर है सर वो 11 है, -1 करके अपना आ जाएगा 10। तो ऐसा किस ऑप्शन में सर? 2 ऑप्शन में, पर इसमें मास नंबर कॉन्स्टेंट रहना है 22। तो विच ऑप्शन? दैट इज़ बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ही है। अच्छा अभी मैं आपको बेटा बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास रहता है। इन्होंने इसको फ्री हैंड से बनाया हुआ है, तो अगर फ्री हैंड से हम इस कर्व को अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ऐसा कर्व आपका सी में आता है। सो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से जो बेटा प्रॉब्लम्स है ये सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। सही बात सर। तो देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड। कभी भी प्योर सेमीकंडक्टर की आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो डोपिंग एक उसका मेथड है। अब डोपिंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है एन टाइप और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बना के देती है, ठीक है। अगर आप बेटा एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ और आपकी डोनर इम्प्योरिटीज़ को आप क्या कर सकते हैं? डॉप कर सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर भी एक रीज़न है जिससे कि आप उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अपने आंसर में देखते हैं, इन्होंने बोला इंक्रीज़ द टेम्परेचर, डोपिंग एक बार एक्सेप्टर की एक बार डोनर की, तो इसका मतलब आपके तीनों ऑप्शन क्या हो गए सर? करेक्ट हो गए। तो विच ऑप्शन? दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम। देखिए जब हम पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हैं तो ये आपकी क्या आती है सर? डिप्लीजन लेयर। इधर अपन पी टाइप ले लेते हैं, इधर एन टाइप। तो करंट जो फ्लो करता है डिफ्यूजन करंट, वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चले जाते हैं जब हम इसको फॉर्मेशन में लेके आते हैं। बिल्कुल सही बात सर। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट जब इक्वल होगा डिफ्यूजन करंट के तब जाके आपके पास सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा और डिप्लीजन लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात सर। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट करंट है वो एन से पी की तरफ जा रहा है। तो विच ऑप्शन सर? ए ऑप्शन, एन साइड टू पी साइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 एंड्स ऑफ पीएन जंक्शन आर जॉइंट बाय अ वायर। क्या बोला इन्होंने कि भाई अगर आपका पीएन जंक्शन डायोड के आप दोनों एंड एक वायर से जोड़ देंगे। वायर से जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ना तो फॉरवर्ड बायस में ना रिवर्स बायस में, तो इसका मतलब अभी सर्किट जो है यूज़ में नहीं है। तो जब यूज़ में नहीं है तो इसका मतलब उससे कोई करंट, लगातार करंट आपको नहीं मिलेगा। सो देयर विल नॉट बी अ स्टेडी करंट इन दी सर्किट। दैट इज़ ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है सर हमारे से?
तो देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में हमारे से बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको आपने हायर पोटेंशियल पे रखना होता है और आपका एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसको लोअर पोटेंशियल पे। तो -4 और -3 में -4 लोअर पोटेंशियल है, रॉन्ग। आपका -2 और +2 में -2 फिर आपका लोअर पोटेंशियल पे हो गया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो ये भी रॉन्ग। 3 और 5 में बेटा 3 आपका फिर लोअर पोटेंशियल पे हो गया, तो ये फिर रॉन्ग। इधर 0 है, इधर -2, तो -2 से 0 आपका जो है हायर पोटेंशियल है, तो विच ऑप्शन इज देयर सर, डी ऑप्शन, दैट इज लास्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द जंक्शन। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इसमें जितने कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं एक बार आप उसको वापस से अपने नोट्स में रिवाइज भी कर ले, जिससे कि आपके और स्ट्रॉन्ग अच्छी मेहनत आपकी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। तो कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। ठीक, तो अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो आइडियल डायोड का मतलब है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा सर, 0। बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, इस सर्किट के अंदर हमारे से करंट पूछा है। इस सर्किट में हमारे को बस एक रेजिस्टेंस आपका जोड़ के दिया गया है, दैट इज़ 1 किलो ओम। ठीक, और ये आपका बेटा ए और ये बी, इसके एंड पे पोटेंशियल गिवन है, ये 4 वोल्ट है, ये -6। तो देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया हमारे पास। चेंज इन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो 4 - -6 दैट हैज़ बिकम 10 वोल्ट। करंट अपने से पूछा है सर, रेजिस्टेंस हमारा 1000 ओम गिवन है, तो इसको हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। क्या फॉर्मूला है सर, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू आई आर, तो दैट इज़ I इक्वल्स टू V बाई आर। सो I इज इक्वल्स टू V कितना हो गया सर हमारे पास, तो V है 10, R है 1000। इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये अपने पास आ रहा है सर 10⁻⁻² एम्पियर। सही बात। विच ऑप्शन इज देयर, दैट इज बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है, अ डीसी वोल्टेज V वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर R। फिर दोबारा आपको आइडियल डायोड दिया है। आइडियल डायोड का मतलब फिर से कितना हो गया आपका सर, कि जो डायोड आइडियल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रह जाएगा सर हमारे पास 0। तो इसका मतलब अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में एक ही रेजिस्टेंस है, तो जो बैटरी पोटेंशियल देगी वो एक ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करेगा, वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो इसका मतलब ये हो गया कि अप्लाइड पोटेंशियल इसके अक्रॉस पूरा ड्रॉप हो जाएगा, तो दैट इज़ योर डी ऑप्शन, V व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। सही बात सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ डायोड, आपका देखिए वोल्टेज जो इंक्रीज हुआ है सर 0.6 से 0.7 वोल्ट हुआ है। इस दौरान जो करंट इंक्रीज हुआ है 5 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर करंट का इंक्रीज हुआ है। फॉरवर्ड बायस के अंदर आपको रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, डिप्लीजन लेयर। तो डिप्लीजन लेयर का जो होगा वो डायनामिक रेजिस्टेंस होगा। वो डायनामिक रेजिस्टेंस अपने को यहाँ कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन के चेंज में। तो रेजिस्टेंस कितना रहता है, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज है, दैट इज़ चेंज इन करंट टाइम्स ऑफ R। तो हम R को लिख लेंगे सर डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो डेल्टा V कितना हो गया सर, दैट इज़ योर 0.7 - 0.6 डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट 15 - 5। सो R हैज़ बिकम 0.1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ इन मिली एम्पियर। तो इसको मैं 10⁻³ लिखूँगा। सो R इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ 10⁻³ तो R हैज़ बिकम 1/10⁻⁻1। सो R हैज़ बिकम 10 ओम। So which option is there? Sir, that is C option. Moving to the next question. If in a PN junction diode a square input signal of 10 volt is applied, देखिए क्या बोला है आपसे सर, ठीक है बेटा, क्या बोला अपने से, अपने को बोला है कि इसमें एक -5 वोल्ट का इनपुट है और ये फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि ये P है और ये N है। ठीक है, इधर P और N, तो मतलब फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। सही बात सर। अगर हम यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल देंगे तभी अपने अंदर से करंट पास होगा, वही लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको एक आउटपुट वोल्टेज दे सकता है। तो -5 अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिवर्स्ड बायस में रहेगा। तो -5 में आपका आउटपुट 0 है, और अगर हम +5 लगाएंगे तो आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि -5 में कुछ नहीं मिला, जब आपने +5 लगाया तो आपको करंट मिला। सो विच ऑप्शन इज देयर सर, दिस ऑप्शन, ए ऑप्शन इज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे बोला है कि फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ PN जंक्शन डायोड, अ सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो देखिए बेटा, पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी इन्होंने बात की है। 2 डायोड यहाँ रहेंगे, ये रहे, सेंटर टेपिंग रहेगी, उस पर एक लोड रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट करना है। सही बात सर। अब आपसे क्या बोला
कि एक बार इस डायोड D1 से आपको करंट मिलेगा और एक बार D2 से मिलेगा, हाफ साइकिल D1 से हाफ साइकिल D2 से। तो जो करंट आपको यहाँ मिलेगा वो पल्सुएटिंग करंट मिलेगा। पल्सुएटिंग करंट के अंदर आपका DC प्लस AC दोनों रहता है। अगर हम इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है सर वो डिफाइन किया जाता है 1/ωc से, और DC के की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, इस वजह से ओमेगा 0 और XC हो जाएगा 1/0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करता है। अगर DC करंट को वो अपने अंदर से पास नहीं होने देगा तो इसका मतलब सिर्फ इधर से कौन सा करंट जाएगा सर, AC। तो DC जाएगा लोड रेजिस्टेंस से होते हुए। तो आपसे यही पूछा था कि भाई रिमूव कर दिया जाए AC रिपल, तो जो पल्सुएटिंग करंट है उसमें से AC को रिमूव कर दिया जाए। तो AC को रिमूव करने के लिए आपको कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस सिर्फ डायरेक्ट करंट जाएगा। तो इनमें से पूछा था कि इन ऑप्शंस में से कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस में से कौन आपका ये काम करके देगा, तो आंसर हो गया सर कैपेसिटर, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस सिर्फ आपको आपका आउटपुट पोटेंशियल ही बताता है। बिल्कुल सही बात सर। तो ठीक ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन हुए रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स। हमने इसमें कवर किया आपका डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। होप सो कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे, और मैं अभी की वीडियो के अंदर इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।